बियॉन्ड मैट्रिक्स में आपका स्वागत है। जीवन ने जमीन पर जीत हासिल नहीं की, जमीन ने जीवन की परीक्षा ली। जब पृथ्वी के महासागरों में पहली बार जीवन की शुरुआत हुई तो यह एक ऐसे माहौल में था जो काफी आरामदायक था। पानी वजन को सहारा देता था, तापमान धीरे धीरे बदलता था, पोषक तत्व आजादी से घूमते थे। उछाल ने गलतियों के नतीजों को कम कर दिया। ऐसे माहौल में जटिलता धीरे धीरे पैदा हो सकती थी, जो खुद उस माध्यम से सुरक्षित थी। जमीन ने ऐसी कोई सुरक्षा नहीं दी। पानी से जमीन पर जाना जीवन के इतिहास में सबसे बड़ा पर्यावरणीय बदलाव था। यह मौकों का विस्तार नहीं था, यह मुश्किलों का बढ़ना था। गुरुत्वाकर्षण बहुत सख्त हो गया, सूखा एक लगातार खतरा बन गया। दिन और रात और मौसम के हिसाब से तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता था। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बढ़ गया, पोषक तत्वों तक पहुंच सीमित और प्रतिस्पर्धी हो गई। हर जैविक प्रक्रिया जो पानी में आसानी से काम करती थी, अब उसे सक्रिय रेगुलेशन की जरूरत थी। जिंदगी जमीन पर एक विजेता के तौर पर नहीं आई, ये दबाव में एक प्रयोग के तौर पर आई। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के नजरिए से जमीन कोई इनाम नहीं है, ये एक फिल्टर है। सिर्फ वही जीव टिक पाए जो स्ट्रक्चरल मजबूती, अंदरूनी रेगुलेशन और पहले से अंदाजा लगाने वाले व्यवहार में सक्षम थे। हर नाकामी जानलेवा थी, हर कामयाबी अस्थायी थी। इसीलिए जमीनी इवोल्यूशन की कहानी दबदबे की कहानी नहीं, बल्कि सुधार की कहानी है। अनुकूलन एक जबरदस्ती की इंटेलिजेंस है। हर जमीनी अनुकूलन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह सबसे अच्छा था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि वह जरूरी था। फेफड़े सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए विकसित नहीं हुए, वे इसलिए विकसित हुए क्योंकि हवा में गलफड़े काम करना बंद कर देते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया को शरीर के अंदर करना पड़ा, उसे रेगुलेट करना पड़ा और उसे डिहाइड्रेशन से बचाना पड़ा। इसके लिए नए टिश्यू स्ट्रक्चर, नए सर्कुलेटरी कोऑर्डिनेशन और आखिरकार नए न्यूरल कंट्रोल की जरूरत पड़ी। अंगों का विकास खोज करने के लिए नहीं हुआ था, उनका विकास इसलिए हुआ क्योंकि पानी में इस्तेमाल होने वाले पंख वजन नहीं उठा सकते थे। ग्रेविटी ने बनावट की मांग की, हड्डियां मोटी हो गईं, जोड़ स्थिर हो गए, मांसपेशियों का सिस्टम फिर से व्यवस्थित हुआ। मूवमेंट महंगा, सटीक और एनर्जी के लिहाज से महंगा हो गया। तरलता की जगह दक्षता ने ले ली। स्किन सिर्फ सुरक्षा के लिए विकसित नहीं हुई, यह एक बाउंड्री के तौर पर विकसित हुई जो पानी की कमी, तापमान के आदान प्रदान और माइक्रोबियल हमले को रेगुलेट करती है। जमीन पर रहने वाले जीवों की स्किन जीव और पर्यावरण के बीच एक इंटरफेस बन गई, जिससे जीवन को अपनी अंदरूनी केमिस्ट्री को खुद मैनेज करना पड़ा, बजाय इसके कि इसे पानी पर छोड़ दिया जाए। याददाश्त जिज्ञासा के लिए विकसित नहीं हुई, यह इसलिए विकसित हुई क्योंकि जमीन अप्रत्याशित होती है। खाने के स्रोत बिखरे हुए होते हैं, खतरे बिना किसी चेतावनी के सामने आते हैं। जीवित रहने के लिए पिछले अनुभवों से सीखना, जानकारी स्टोर करना और भविष्य के व्यवहार को बदलना जरूरी था। सिर्फ रिफ्लेक्स काफी नहीं था। इनमें से कोई भी गुण महत्वाकांक्षा से पैदा नहीं हुआ, वे अनुभव से पैदा हुए। बुद्धि के इंजन के रूप में बाधा। विकास के नजरिए से बुद्धि बहुतायत से नहीं उभरती, ये सीमाओं से उभरती है। समुद्र गलती की इजाजत देता है, जमीन उसे सजा देती है। जमीन पर गलतियां तुरंत होती हैं और अक्सर उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। तापमान को कंट्रोल न कर पाने से मौत हो जाती है। गलत अंदाजे से लगाई गई छलांग से चोट लगती है। खाने की तलाश में गलत फैसले से भुखमरी होती है। ऐसी स्थितियों में जीवित रहना कच्ची ताकत पर नहीं, बल्कि भविष्यवाणी, योजना और संयम पर निर्भर करता है। यही कारण है कि जमीन पर रहने वाले जीवों के दिमाग अपने पानी में रहने वाले पूर्वजों की तुलना में तेजी से बढ़े। पर्यावरण की जटिलता ने आंतरिक सिमुलेशन की मांग की, यानी उसमें काम करने से पहले वास्तविकता का मॉडल बनाने की क्षमता। इस संदर्भ में बुद्धि कोई अमूर्त गुण नहीं है, ये एक संपीड़ित जीवित रहने की रणनीति है। हर न्यूरल विस्तार जमीन द्वारा लगाई गई एक समस्या से जुड़ा है। 3 आयामी इलाके में स्थानिक नेविगेशन, मौसमी चक्रों का अनुमान, दूर के खतरों को पहचानना, समूहों के भीतर सामाजिक बातचीत। संज्ञान पर्यावरण की जटिलता का आंतरिकरण है। जीवाश्म रिकॉर्ड एक अलग कहानी बताता है। हर उस वंश के लिए जो सफल हुआ, हजारों असफल रहे। पूरे क्लेड उभरे, अलग अलग हुए और बिना वंशज छोड़े गायब हो गए। प्रभुत्व हमेशा अस्थायी था। पर्यावरणीय बदलाव, जलवायु परिवर्तन, टेक्टोनिक हलचल, वायुमंडलीय भिन्नता ने बार बार विकासवादी पदानुक्रम को रीसेट किया। किसी भी प्रजाति ने कभी जमीन पर नियंत्रण नहीं किया, जमीन ने सभी प्रजातियों को नियंत्रित किया। यही कारण है कि विकास ताकत के बजाय लचीलेपन को पसंद करता है। सबसे ज्यादा शारीरिक रूप से हावी जीव, विशाल उभयचर, विशाल सरीसृप, मेगाफौना अक्सर पर्यावरणीय बदलाव के प्रति सबसे ज्यादा कमजोर थे।
छोटे अनुकूलनीय जीव जो ज्यादा सहनशील थे वे बने रहे। विकास सर्वोच्चता को पुरस्कृत नहीं करता है, ये बाधाओं के तहत जीवित रहने की क्षमता को पुरस्कृत करता है। डार्विन की अंतर्दृष्टि, कोई दिशा नहीं, केवल दबाव। चार्ल्स डार्विन ने कभी भी विकास को श्रेष्ठता की ओर प्रगति के रूप में प्रस्तावित नहीं किया। प्राकृतिक चयन में कोई दूरदर्शिता नहीं होती, यह मौजूदा परिस्थितियों में अलग अलग जीवित रहने के माध्यम से काम करता है। जमीन पर चयन का दबाव कई गुना बढ़ गया, जीवों को एक साथ कई मांगों का सामना करना पड़ा। संरचनात्मक सहारा, मेटाबॉलिक दक्षता, संवेदी तीक्ष्णता, व्यवहारिक अनुकूलनशीलता, किसी एक गुण ने सफलता की गारंटी नहीं दी। जीवित रहना एकीकरण पर निर्भर था। यही कारण है कि स्थलीय विकास ने तेजी से जटिल नियामक प्रणालियां उत्पन्न की। एंडोक्राइन सिग्नलिंग, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, तंत्रिका समन्वय। बुद्धिमत्ता एक लक्ष्य के रूप में नहीं बल्कि एक शत्रुतापूर्ण बाहरी दुनिया में आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रही प्रणालियों के एक उभरते हुए गुण के रूप में उभरती है। विकास आरोहण नहीं है, ये तनाव में स्थिरीकरण है। वैदिक दृष्टिकोण, अनुशासन के रूप में पृथ्वी। वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान पृथ्वी को निष्क्रिय पदार्थ के रूप में चित्रित नहीं करता है, ये प्रतिरोध का एक सक्रिय सिद्धांत है। पृथ्वी तत्व ठोसता, जड़ता और बाधा का प्रतिनिधित्व करता है, वह तत्व जो रूप, धैर्य और संरचना की मांग करता है। इस दृष्टिकोण में भूमि पर जीवन तरल क्षमता से अनुशासित अभिव्यक्ति की ओर एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। स्वतंत्रता कम हो जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, चेतना उसके बिना विस्तार नहीं कर सकती जो उसे बनाए रखने में सक्षम हो। ये जैविक वास्तविकता के बिल्कुल समानांतर है। जैसे जैसे जीव भूमि पर आते हैं, परिवर्तनशीलता कम हो जाती है, विनियमन तेज हो जाता है, सिस्टम स्तरित, पदानुक्रमित और परस्पर निर्भर हो जाते हैं। जीवन कम स्वतंत्र हो जाता है लेकिन अधिक सक्षम हो जाता है। बाधा बुद्धि को दबाती नहीं है, यह उसे आकार देती है। बाधा संचालित बुद्धिमत्ता की परिभाषा, बुद्धिमत्ता वह नहीं है जो माहौल पर हावी हो, बुद्धिमत्ता वह है जो परिणामों का अनुमान लगाती है, बर्बादी को कम करती है, जोखिम को संतुलित करती है, आंतरिक स्थिरता बनाए रखती है। ये बुद्धिमत्ता जरूरत से बनती है, महत्वाकांक्षा से नहीं। जमीन पर जीव बाहरी सुरक्षा पर निर्भर नहीं रह सकते, उन्हें अपना माहौल अपने अंदर ही रखना होता है। तापमान, नमी, रसायन, याददाश्त। बुद्धिमत्ता बाहरी अराजकता का विरोध करने वाली आंतरिक व्यवस्था बन जाती है। ये सिद्धांत ऊपर की ओर बढ़ता है, कोशिकाओं से जो झिल्लियों को नियंत्रित करती हैं, जीवों से जो शरीर को नियंत्रित करते हैं, समाजों से जो व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। बुद्धिमत्ता का हर स्तर बाधाओं को मैनेज करने से पैदा होता है। गहरा निहितार्थ, जमीन पर जीवन एक सार्वभौमिक सिद्धांत को प्रकट करता है। जटिलता स्वतंत्रता से उत्पन्न नहीं होती है, ये बुद्धिमानी से बातचीत की गई सीमाओं से उत्पन्न होती है। यह विकास की कहानी को पूरी तरह से बदल देता है। बुद्धिमत्ता जीव विज्ञान के ऊपर एक दुर्घटना नहीं है, ये गहरे समय में लगातार बाधाओं के संपर्क में आने वाले पदार्थ की अपरिहार्य प्रतिक्रिया है। जमीन ने जीवन को पुरस्कृत नहीं किया, इसने जवाबदेही की मांग की और उस मांग का जवाब देने में संरचना, स्मृति, सहयोग और संयम के माध्यम से जीवन ने सोचना सीखा। अंग, फेफड़े और त्वचा, जमीनी शरीर की इंजीनियरिंग। शरीर एक समाधान है, चमत्कार नहीं। जब जीवन जमीन पर आया तो वह किसी नई दुनिया में नहीं गया, बल्कि वह कड़े नियमों के एक नए सेट से टकराया। पानी ने वजन उठाया था, तापमान को कंट्रोल किया था, गैसों को घोला था और पोषक तत्वों को बांटा था। जमीन ने इनमें से कुछ भी आसानी से नहीं दिया। हर वह काम जो पानी पहले बाहर से करता था, उसे अब शरीर के अंदर से करना पड़ा। जमीनी शरीर कोई दैवीय अपग्रेड नहीं है, यह एक इमरजेंसी रीडिजाइन है। इवोल्यूशन के नजरिए से अंग, फेफड़े और त्वचा कोई सुंदर चीजें नहीं है, वे लगातार दबाव में बनाए गए मैकेनिकल समाधान हैं। हर बदलाव ग्रेविटी, पानी की कमी, ऑक्सीजन केमिस्ट्री और एनर्जी इकोनॉमिक्स के साथ एक समझौता दिखाता है। इवोल्यूशन ने शरीर की कल्पना नहीं की, इसने प्रोटोटाइप का टेस्ट किया। समस्या, बिना सहारे के वजन पानी में मूवमेंट विस्थापन पर निर्भर करता है। उछाल ग्रेविटी को बैलेंस करता है। मांसपेशियां फ्लूइड रेजिस्टेंस के खिलाफ धक्का देती हैं। पंख कुशल प्रोपल्शन टूल के रूप में काम करते हैं क्योंकि मीडियम फोर्स को सोख लेता है। जमीन पर ये सिस्टम तुरंत फेल हो जाता है, ग्रेविटी पूरा लोड डालती है। पानी अब मास को सपोर्ट नहीं करता, मूवमेंट के लिए उठाने की जरूरत होती है, धक्का देने की नहीं। सबसे पहले जो जीव उथले पानी और कीचड़ वाली जगहों पर गए, उन्होंने चलने के लिए अंग विकसित नहीं किए, उन्होंने खुद को गिरने से बचाने के लिए अंग विकसित किए। वैज्ञानिक सबूत, जीवाश्म इंजीनियरिंग जीवाश्म रिकॉर्ड इस बदलाव का सटीक दस्तावेजीकरण प्रदान करता है। यूस्टेनोप्टेरॉन अंदरूनी हड्डी संरचनाओं वाले मजबूत पंख, तिक्तालिक कलाई जैसे जोड़, चपटी खोपड़ी,
वजन उठाने वाले पंख एकेंथोस्टिगा उंगलियां मौजूद हैं, लेकिन अभी भी पानी में रहने वाला इचथियोस्टिगा आंशिक रूप से जमीन पर चलने वाला ये जीव अचानक बदलाव नहीं बल्कि धीरे धीरे मजबूती दिखाते हैं। मुख्य इंजीनियर इन बदलावों में शामिल है मोटे पंखों की हड्डियां, ह्यूमस और फिमर के पूर्ववर्ती जोड़ों का जुड़ाव जो मुड़ने और भार वितरण की अनुमति देता है, सतह से संपर्क और पकड़ के लिए उंगलियों का विकास, मांसपेशियों के जुड़ने के बिंदुओं का पुनर्वितरण। कोई भी जीवाश्म पंख से अंग में छलांग नहीं दिखाता है। हर बदलाव भार के प्रति प्रतिक्रिया करने वाली यांत्रिक आवश्यकता है। डार्विन का सिद्धांत लागू किया गया। डार्विन ने इस बात पर जोर दिया कि नेचुरल सिलेक्शन मौजूदा स्थितियों में फंक्शनल फायदे को प्राथमिकता देता है, न कि भविष्य के फायदे को। अंग चलने के लिए विकसित नहीं हुए थे, उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि उन्होंने जमीन पर थोड़े समय के लिए रहने की इजाजत दी, उन्होंने शिकारियों से बचने में मदद की, उन्होंने ऑक्सीजन से भरपूर उथले पानी तक पहुंचने में मदद की, उन्होंने बदलते माहौल में स्थिरता बेहतर की। एफिशिएंसी बाद में आई, सर्वाइवल पहले आया। समस्या, पानी के बिना सांस लेना। गिल्स असाधारण संरचनाएं हैं, लेकिन वे घुली हुई ऑक्सीजन के लिए डिजाइन किए गए हैं। हवा में गिल फिलामेंट सिकुड़ जाते हैं, सतह का क्षेत्रफल खत्म हो जाता है, गैस एक्सचेंज अप्रभावी और जानलेवा हो जाता है। जीवन को एक कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ा। ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ गई, पहुंच के तरीके फेल हो गए। समाधान क्रांतिकारी था, सांस लेने की प्रक्रिया को अंदर ले आओ। वैज्ञानिक सच्चाई, फेफड़े जमीन से पहले आए। आम धारणा के विपरीत फेफड़े पूरी तरह से जमीन पर जीवन से पहले विकसित हुए। सबूत दिखाते हैं, पुराने समय की मछलियों में फेफड़ों जैसी हवा की थैली मौजूद थी। ये संरचनाएं रुके हुए पानी में ऑक्सीजन लेने में मदद करती थीं। हवा में सांस लेने से कम ऑक्सीजन वाले माहौल में जिंदा रहने में फायदा मिला। इसका मतलब है कि फेफड़े जमीन पर रहने के लिए नई चीज नहीं थे, वे पानी में रहने के लिए एक अनुकूलन थे जिसे बाद में इस्तेमाल किया गया। फेफड़ों द्वारा हल की गई इंजीनियरिंग चुनौतियां। फेफड़ों के लिए जरूरी अंदर की नम सतहों को डिहाइड्रेशन से बचाना, गैस एक्सचेंज के लिए सर्कुलेटरी इंटीग्रेशन, सांस लेने की लय का न्यूरल रेगुलेशन, पाचन से संरचनात्मक अलगाव। ये जटिलता जरूरी है, अधूरे फेफड़े काम नहीं करते। इसीलिए फेफड़ों का विकास धीरे धीरे हुआ, जिसमें शामिल थे सांस लेने के लिए स्विम ब्लैडर का अनुकूलन, बढ़ा हुआ वेस्कुलराइजेशन, नियंत्रित सांस लेने के तरीके। नेचुरल सिलेक्शन ने उन जीवों का साथ दिया जो गलफड़ों और फेफड़ों के बीच स्विच कर सकते थे, विशेषज्ञता के बजाय लचीलापन। त्वचा, सूखने के खिलाफ लड़ाई। समस्या, हवा में पानी का नुकसान। पानी में जीव अपने सॉल्वेंट से घिरे होते हैं, ऑस्मोटिक संतुलन बाहरी होता है। जमीन पर वाष्पीकरण के जरिए लगातार पानी निकलता रहता है। सुरक्षा के बिना जमीन पर रहने से ये होता है। कोशिका डिहाइड्रेशन, प्रोटीन का खराब होना, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, तेज मौत। त्वचा जीवन और जमीन के बीच सबसे जरूरी इंटरफेस बन गई। वैज्ञानिक प्रमाण, त्वचा एक रेगुलेटरी अंग के रूप में। शुरुआती जमीनी त्वचा इस तरह विकसित हुई, पानी के नुकसान को कम करने के लिए केराटिनाइज्ड परतें, पारगम्यता को नियंत्रित करने के लिए लिपिड बैरियर, पर्यावरण का पता लगाने के लिए सेंसरी रिसेप्टर्स, रोगजनकों के खिलाफ इम्यून सुरक्षा। त्वचा कोई निष्क्रिय आवरण नहीं है, ये एक रेगुलेटरी सिस्टम है। उभयचर ट्रांजिशनल त्वचा दिखाते हैं। पारगम्य, नमी पर निर्भर, सूखने के प्रति संवेदनशील। सरीसृप, स्तनधारी और पक्षी पर्यावरण से बढ़ते अलगाव को दिखाते हैं। हर परत एक बाधा के प्रति प्रतिक्रिया है। ऊर्जा अर्थशास्त्र, त्वचा का विकास ऊर्जा दक्षता को भी दर्शाता है। पानी का कम नुकसान मेटाबॉलिक ऊर्जा बचाता है। तापमान विनियमन एंजाइमेटिक अस्थिरता को कम करता है। सेंसरी इनपुट व्यवहारिक दक्षता में सुधार करता है। प्राकृतिक चयन ऊर्जा संरक्षण को पुरस्कृत करता है, न कि फिजूल खर्ची को। कोई अचानक छलांग नहीं, समय के साथ मैकेनिकल सुधार। जीवाश्म रिकॉर्ड लगातार दिखाता है। ट्रांजिशनल रूप, आंशिक अनुकूलन, हाइब्रिड सिस्टम, कार्यात्मक मध्यवर्ती। यह अचानक रीडिजाइन के किसी भी विचार को खारिज करता है। हर अनुकूलन तभी दिखाई देता है जब ये तत्काल फायदा पहुंचाता है, यह मौजूदा सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होता है, ये कुल ऊर्जा लागत को कम करता है, विकास बजट की कमी के तहत एक इंजीनियर की तरह काम करता है। असफलताओं को मिटा दिया जाता है, अक्षमताओं को हटा दिया जाता है। डार्विन का मुख्य सिद्धांत, चयन आर्थिक है। डार्विन के सिद्धांत को अक्सर सबसे मजबूत का जीवित रहना समझा जाता है। असल में ये सबसे कम बर्बादी करने वाले का जीवित रहना है। प्राकृतिक चयन इन चीजों को पुरस्कृत करता है। तनाव में स्थिरता, कमी में दक्षता, रूप से ज्यादा कार्यक्षमता, विशेषज्ञता से ज्यादा अनुकूलनशीलता। अंग, फेफड़े और त्वचा इसलिए बने रहते हैं क्योंकि वे ऊर्जा की हानि कम करते हैं,
जीवित रहने की संभावना बढ़ाते हैं, आंतरिक स्थितियों को स्थिर करते हैं। वे परफेक्ट नहीं है, वे काफी है। वैदिक विज्ञान, गुणों के संतुलन से रूप गतिशील संतुलन के रूप में जीव विज्ञान। वैदिक विज्ञान रूप को जड़ पदार्थ नहीं मानता, ये रूप को शक्तियों का एक अस्थायी स्थिरीकरण मानता है। पदार्थ प्राथमिक नहीं है, संतुलन प्राथमिक है। जिसे हम शरीर कहते हैं वह कोई वस्तु नहीं है, यह एक बनाए रखी गई स्थिति है। ये दृष्टिकोण सीधे आधुनिक जीव विज्ञान से मेल खाता है। एक जीवित जीव अपने पदार्थों, जो लगातार बदलते रहते हैं, से परिभाषित नहीं होता है, बल्कि अपने विनियमित संगठन से परिभाषित होता है। वेद संगठित करने वाली शक्तियों को गुण कहते हैं। तमस जड़ता, संरचना, प्रतिरोध, रजस गति, गतिविधि, परिवर्तन, सत्व सामंजस्य, विनियमन, एकीकरण, ये मनोवैज्ञानिक लक्षण नहीं हैं, ये पदार्थ और जीवन को नियंत्रित करने वाले परिचालन सिद्धांत हैं। तमस संरचना, भार के तहत स्थिरता। वैदिक समझ, तमस को अक्सर अंधेरा या आलस समझा जाता है। वैदिक विज्ञान में तमस का मतलब है जो बदलाव का विरोध करता है। ये जड़ता, द्रव्यमान और दृढ़ता है। तमस के बिना कोई भी चीज आकार नहीं ले सकती। तमस रूप को समय देता है। जैविक वास्तविकता, जमीनी जीवन में तमस इस तरह प्रकट होता है। कंकाल प्रणाली, घने संयोजी ऊतक, संरचनात्मक प्रोटीन, कोलेजन, केराटिन, सुरक्षात्मक अवरोध, त्वचा, खोल, हड्डी। ये तत्व गुरुत्वाकर्षण का विरोध करते हैं, सीमाएं बनाए रखते हैं, ढहने से रोकते हैं। जमीन पर एक शरीर को लगातार गुरुत्वाकर्षण दबाव का विरोध करना पड़ता है। इसके लिए उच्च संरचनात्मक अखंडता की आवश्यकता होती है, जो शुद्ध तमस है। पर्याप्त तमस के बिना कोशिकाएं आकार खो देती हैं, ऊतक विकृत हो जाते हैं, जीव अपना वजन नहीं उठा पाते। यही कारण है कि शुरुआती जमीनी जीवन में खनिजीकरण में वृद्धि, मोटे ऊतक और कठोर ढांचे दिखाई देते हैं। मुख्य बात, तमस क्षय नहीं है, तमस भार सहने वाला अस्तित्व है। रजस गति, गति में ऊर्जा। वैदिक समझ में रजस बदलाव, क्रिया और परिवर्तन की शक्ति है। ये वह है जो क्षमता को गति में बदलता है। जहाँ तमस रोकता है, वहाँ रजस गति करता है। रजस के बिना कुछ नहीं होता। जैविक वास्तविकता, जीवित प्रणालियों में रजस इस रूप में दिखाई देता है। मांसपेशियों का संकुचन, तंत्रिका फायरिंग, चयापचय प्रतिक्रियाएं, रक्त परिसंचरण, श्वसन गति। रजस नियंत्रित करता है गति, ऊर्जा रूपांतरण, एटीपी चक्र, उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया, विकास और मरम्मत। जमीन पर विकास के लिए परिष्कृत रजस की आवश्यकता थी। गति महंगी हो गई, ऊर्जा की बर्बादी का मतलब मृत्यु था। सटीकता ने क्रूर गति की जगह ले ली। जलीय जीव अक्षम गति बर्दाश्त कर सकते हैं, स्थलीय जीव नहीं कर सकते। रजस को नियंत्रित करना था, अधिकतम नहीं। मुख्य अंतर्दृष्टि, रजस अराजकता नहीं है, रजस निर्देशित ऊर्जा है। सत्व समन्वय, सिस्टम इंटेलिजेंस। वैदिक समझ, सत्व स्पष्टता, संतुलन और एकीकरण है। ये बल या द्रव्यमान नहीं बनाता, यह उन्हें व्यवस्थित करता है। सत्व ही वह है जो जटिल प्रणालियों को एक साथ काम करने देता है। सत्व के बिना गतिविधि शोर बन जाती है। जैविक वास्तविकता, सत्व जैविक रूप से इस प्रकार प्रकट होता है। तंत्रिका तंत्र का एकीकरण, हार्मोनल विनियमन, फीडबैक लूप, होम्योस्टेसिस, संवेदी प्रसंस्करण। जैसे जैसे जीवन जमीन पर आया, पर्यावरणीय परिवर्तनशीलता बढ़ी, निर्णय महत्वपूर्ण हो गए। प्रतिक्रिया से ज्यादा भविष्यवाणी मायने रखती थी। इसने इसके विस्तार को मजबूर किया। मस्तिष्क, स्मृति, प्रणालियों के बीच समन्वय। सत्व अनुमति देता है मांसपेशियों को बिना फटे हिलने की, चयापचय को कमी के अनुसार समायोजित करने की, अंगों को संवाद करने की, व्यवहार को अनुकूलित करने की। मुख्य अंतर्दृष्टि, सत्व नैतिकता नहीं है, सत्व सिस्टम सुसंगतता है। कोई भी गुण हावी क्यों नहीं हो सकता जिस शरीर पर हावी होता है। तमस वह कठोर, जड़, जीवाश्म जैसा हो जाता है। रजस वह अस्थिर, बेकार, अराजक हो जाता है। सत्व बिना संरचना के नाजुक, अलग थलग हो जाता है। जीवन वही मौजूद होता है जहाँ ये तीनों संतुलन में रहते हैं। आधुनिक बायोलॉजी इसकी पुष्टि करती है। ज्यादा कठोरता इक्वल्स मृत्यु, ज्यादा मेटाबॉलिज्म इक्वल्स बर्नआउट, बिना एनर्जी के ज्यादा रेगुलेशन इक्वल्स पतन। स्वास्थ्य पूर्णता नहीं है, ये गतिशील संतुलन है। गुणों के रिबैलेंसिंग के रूप में विकास बेतरतीब ढंग से फीचर्स नहीं जोड़ता है, ये बल वितरण को रिबैलेंस करता है। जलीय जीवन, उच्च रजस, तरल गति, कम तमस, उत्प्लावन बल संरचना को कम करता है। न्यूनतम सत्व, सरल विनियमन, प्रारंभिक स्थलीय जीवन,
बढ़ा हुआ तमस, हड्डियां, त्वचा, नियंत्रित रजस, अंग, फेफड़े, विस्तारित सत्व, समन्वय, उन्नत भूमि जीवन, मजबूत तमस, एंडोस्केलेटन, कुशल रजस, मांसपेशियों का अनुकूलन, उच्च सत्व, मस्तिष्क, समाज, जीव नए बलों का आविष्कार करके नहीं बल्कि जोड़ को पुनर्वितरित करके विकसित होता है। बुद्धि से पहले समझ। इंद्रियों को पहले विकसित क्यों होना पड़ा? अंधेरे में बुद्धि पैदा नहीं होती, इसके लिए जानकारी चाहिए। दिमाग के तर्क करने से पहले जीवन को, सच्चाई को समझने का एक तरीका चाहिए था। जमीन पर माहौल पानी की तुलना में कहीं ज्यादा जटिल हो गया। ज्यादा दूर तक देखने की दूरी, तेज खतरे, अदृश्य रासायनिक संकेत, हवा में कंपन, 3 आयामी नेविगेशन, पानी के जीव छूने और स्थानीय रासायनिक ग्रेडियंट पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। जमीन के जीवों को प्रतिक्रिया नहीं बल्कि पहले से अंदाजा लगाने की जरूरत होती है। इंद्रियां इसलिए विकसित हुई क्योंकि सिर्फ प्रतिक्रिया करना जानलेवा हो गया था। हवा एक संवेदी क्रांति के रूप में देखने से सब कुछ बदल जाता है। हवा उस तरह से पारदर्शी है जिस तरह पानी नहीं है। रोशनी ज्यादा दूर, ज्यादा तेजी से और कम बिखराव के साथ यात्रा करती है। इस एक भौतिक तथ्य ने धारणा को बदल दिया। शुरुआती आंखें इमेज नहीं देखती थीं, वे रोशनी बनाम अंधेरे का पता लगाती थीं, जो सर्कैडियन रिदम और परछाई का पता लगाने के लिए उपयोगी था। समय के साथ रोशनी के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं एक साथ जमा हुई, पिगमेंट अलग अलग हुए, दिशात्मक संवेदनशीलता उभरी, लेंस बने, गहराई की समझ विकसित हुई। जीवाश्म और जेनेटिक सबूत दिखाते हैं कि आंखों का विकास कई बार स्वतंत्र रूप से हुआ, जो मजबूत चयनात्मक दबाव की पुष्टि करता है, न कि संयोग की। देखने से ये संभव हुआ। शुरुआती शिकारियों का पता लगाना, लंबी दूरी का नेविगेशन, औजारों और आश्रय के साथ बातचीत, सामाजिक संकेत, दूरी देखना ही जीवित रहने का मौका है। सुनना, अनदेखी चीजों का पता लगाना, पानी में आवाज तेजी से और सीधे शरीर से होकर गुजरती है। जमीन पर आवाज हवा का कंपन बन जाती है, जिसके लिए खास डिटेक्शन की जरूरत होती है। इवोल्यूशन ने मौजूदा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया। जबड़े की हड्डियां टू सुनने की हड्डियां, कंपन सेंसर टू प्रेशर इंटरप्रेटर, स्तनधारियों का कान बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग की एक बड़ी उपलब्धि है। हवा के प्रेशर की तरंगों को मैकेनिकल गति में बदलता है, सिग्नल को हजारों गुना बढ़ाता है, कंपन को न्यूरल कोड में बदलता है। सुनने से ये संभव हुआ। रात में जीवित रहना, छिपे हुए शिकारी का पता लगाना, ग्रुप कोऑर्डिनेशन, भावनात्मक बातचीत। सुनने से देखने से परे जागरूकता बढ़ी। गंध, दूर से केमिस्ट्री। गंध सबसे पुरानी और भावनात्मक रूप से सबसे शक्तिशाली इंद्रिय है। जमीन पर केमिकल हवा में ज्यादा समय तक रहते हैं। खुशबू के निशान व्यवहार को गाइड करते हैं। प्रजनन फेरोमोन पर निर्भर करता है। खाने की सुरक्षा जरूरी हो जाती है। घ्राण रिसेप्टर सीधे इससे जुड़े होते हैं। याददाश्त, भावना, जीवन रक्षा, रिफ्लेक्स। यही कारण है कि गंध सचेत फिल्टरिंग को बाईपास कर देती है। ये दिमाग के पुराने हिस्सों से जुड़ी होती है। गंध जमीनी जीवन का केमिकल इंटेलिजेंस सिस्टम बन गई। दिमाग का विकास, जानकारी के सैलाब को प्रोसेस करना। जैसे जैसे इंद्रियां बेहतर हुई, कच्चा डेटा तेजी से बढ़ा। इससे न्यूरल विस्तार हुआ। दिमाग सोचने के लिए नहीं बल्कि समझ को मैनेज करने के लिए बढ़े। मुख्य विस्तारों में शामिल है विजुअल कॉर्टेक्स, ऑडिटरी प्रोसेसिंग क्षेत्र, घ्राण बल्ब, भविष्यवाणी केंद्र। बुद्धिमत्ता बाद में एक सेकेंडरी असर के रूप में उभरी। ये बहुत जरूरी है। समझ बुद्धिमत्ता से पहले विकसित होती है, क्योंकि डेटा के बिना बुद्धिमत्ता बेकार है। खतरे की भविष्यवाणी और जीवित रहना, जमीन पर जीवित रहने के लिए जरूरी है खतरे का अंदाजा लगाना, भविष्य के नतीजों का मॉडल बनाना, पैटर्न को पहचानना। दिमाग के पहले विचार आइडिया नहीं थे बल्कि चेतावनी थे। डर, याददाश्त और भविष्यवाणी संवेदी सटीकता के साथ मिलकर विकसित हुए। बुद्धि खतरे में पैटर्न पहचानने से शुरू होती है। वैदिक विज्ञान व्याख्या। इंद्रियां, चेतना का जागरण। इंद्रियां अंग नहीं हैं, वे संपर्क सूत्र हैं। वैदिक विज्ञान में इंद्रियां केवल भौतिक अंग नहीं हैं, वे चेतना को बाह्य जगत से जोड़ने वाली जागरूकता की निलिकाएं हैं। आंखें नहीं देखती, कान नहीं सुनते, मन इनके माध्यम से ग्रहण करता है। यह अंतर महत्वपूर्ण है। वेदों ने माना बोध यांत्रिक नहीं है, जागरूकता व्याख्या से पहले आती है। चेतना के रूप में अवतरित होने पर इंद्रियां क्रमिक रूप से जागृत होती हैं। इंद्रियों का क्रमबद्ध जागरण। वैदिक ग्रंथ इंद्रियों को एक साथ मिलने वाले उपहारों के रूप में नहीं बल्कि धीरे धीरे विकसित होने वाली चीजों के रूप में बताते हैं। प्रधानता का क्रम, स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि, श्रवण। यह विकासवादी प्रगति को दर्शाता है। शुरुआती जीवन संपर्क पर निर्भर करता है, इसके बाद रासायनिक संवेदन आता है। दृष्टि और श्रवण बाद में विकसित होते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह अवलोकन है जिसे दार्शनिक रूप से संरक्षित किया गया है। धारणा जागरूकता को तेज करती है। वैदिक विचार में
जागरूकता, चैतन्य खुद को रूप के माध्यम से उतना ही व्यक्त करती है जितनी धारणा अनुमति देती है। सीमित इंद्रियों वाले प्राणी के पास सीमित दुनिया होती है, सीमित याददाश्त होती है, सीमित क्रिया होती है। जैसे जैसे इंद्रियां परिष्कृत होती हैं, जागरूकता बढ़ती है, अनुभव गहरा होता है, प्रतिक्रिया की जटिलता बढ़ती है। चेतना अचानक नहीं बढ़ती, ये धारणा के माध्यम से फिल्टर होती है। मनस इंटीग्रेटर। इंद्रियां आजादी से काम नहीं करती, उन्हें मन द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाता है। मनस सेंसरी इनपुट को इंटीग्रेट करता है, फोकस चुनता है, अनुभव की निरंतरता बनाता है। मनस के बिना सेंसरी ओवरलोड होता है, कोई मतलब नहीं बनता, जागरूकता बिखर जाती है। यह न्यूरोसाइंस को दिखाता है। सेंसरी इंटीग्रेशन सेंटर, ध्यान का रेगुलेशन, मल्टीसेंसरी बाइंडिंग। समझदारी से पहले धारणा क्यों आती है? वैदिक विज्ञान ने कभी भी बुद्धि को शुरुआत में नहीं रखा, इसने अनुभव को पहले रखा। जब धारणा स्थिर हो जाती है तभी बुद्धि उत्पन्न होती है। भेदभाव, स्मृति, अर्थ और चिंतन, यह विकासवादी जीव विज्ञान के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। इंद्रियों की रेंज के साथ जागरूकता बढ़ती है। एक मछली केमिकल की दुनिया में रहती है, एक सरीसृप देखने वाली दुनिया में, एक स्तनपायी सामाजिक दुनिया में। हर इंद्रिय विस्तार से ये संभव होता है। नए व्यवहार, नई भावनाएं और नई समझ। चेतना बनाई नहीं जाती, इसे धीरे धीरे व्यक्त किया जाता है। सर्वाइवल मशीनों से लेकर अंदर की दुनिया तक। एमनियोटिक अंडा, पानी से आजादी। इवोल्यूशनरी इतिहास में सबसे निर्णायक आविष्कारों में से एक इंटेलिजेंस या ताकत नहीं थी, ये था घेराव। एमनियोटिक अंडे ने जीवन को रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर अपनी आखिरी निर्भरता खत्म करने की इजाजत दी। इस अंडे में ये चीजें थीं: भ्रूण की रक्षा के लिए एक एमनियन, गैस एक्सचेंज के लिए एक कोरियन, कचरा मैनेजमेंट के लिए एक अलांटोइस, पोषण के लिए एक योग सैक। यह एक पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम था। पहली बार भ्रूण का विकास एक कंट्रोल्ड अंदरूनी माहौल में हुआ जो बाहरी अराजकता से अलग था। इसने सब कुछ बदल दिया। जीवन ने अब माहौल के हिसाब से खुद को ढालना बंद कर दिया। उसने अपने माहौल को अपने अंदर ले जाना शुरू कर दिया। सरीसृप, दक्षता के माहिर। सरीसृप पहले सच्चे जमीनी शासक के रूप में उभरे। उनका दबदबा बुद्धिमत्ता पर नहीं बल्कि दक्षता पर आधारित था। ठंडे खून वाले मेटाबॉलिज्म ने ऊर्जा की जरूरतें कम कर दी। पपड़ीदार त्वचा ने पानी की कमी को कम किया। एमनियोटिक अंडों ने व्यापक भौगोलिक फैलाव की अनुमति दी। सरल लेकिन प्रभावी तंत्रिका तंत्र ने संसाधनों को बचाया। सरीसृप विकासवादी मिनिमलिस्ट है। वे अनावश्यक गर्मी या भावनात्मक जटिलता पर ऊर्जा बर्बाद नहीं करते हैं। उनके दिमाग इन चीजों को प्राथमिकता देते हैं: रिफ्लेक्स, क्षेत्रीयता, बुनियादी याददाश्त, तत्काल खतरे पर प्रतिक्रिया। इसने सरीसृपों को स्थिर वातावरण में असाधारण रूप से सफल बनाया। हालांकि दक्षता की एक कीमत होती है: सीखने की सीमित लचीलापन, कमजोर सामाजिक बंधन, न्यूनतम माता पिता का निवेश। सरीसृप अच्छी तरह से जीवित रहते हैं, लेकिन जब वातावरण बदलता है तो वे जल्दी से अनुकूलन नहीं कर पाते। स्तनधारियों में बदलाव, प्रतिक्रिया के बजाय रेगुलेशन। स्तनधारी एक बड़ा इवोल्यूशनरी बदलाव दिखाते हैं। बाहरी तापमान और माहौल पर निर्भर रहने के बजाय स्तनधारियों ने अंदरूनी रेगुलेशन विकसित किया। गर्म खून, एंडोथमी से ये संभव हुआ। लगातार अंदरूनी केमिस्ट्री, मौसम से आजाद एक्टिविटी, ज्यादा देर तक खाना ढूंढना, बड़ी भौगोलिक रेंज। लेकिन एंडोथमी महंगा है। इसके लिए जरूरत होती है लगातार खाना, एडवांस्ड मेटाबॉलिक कंट्रोल, सटीक नर्वस कोऑर्डिनेशन। इसने इवोल्यूशनरी समझौते करवाए। बच्चों की संख्या कम होना, गर्भावस्था का लंबा समय, माता पिता की ज्यादा देखभाल। स्तनधारियों ने मात्रा के बजाय क्वालिटी को चुना। बाल, त्वचा और सेंसरी रिफाइनमेंट। बाल सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होते, वे रेगुलेटरी होते हैं। इंसुलेशन, सेंसरी फीडबैक, सुरक्षा, सोशल सिग्नलिंग। स्तनधारियों की त्वचा सिर्फ एक बैरियर नहीं बल्कि एक इंफॉर्मेशन इंटरफेस बन जाती है। छूने की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, दर्द ज्यादा रिफाइंड हो जाता है, तापमान का पता लगाना सटीक हो जाता है। इन सेंसरी अपग्रेड के लिए ज्यादा न्यूरल प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। दिमाग बढ़ने लगता है, सोचने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए। दिमाग का विकास, इंटेलिजेंस से पहले भावना। स्तनधारियों में सबसे जरूरी बदलाव नियोकॉर्टेक्स नहीं है, ये लिम्बिक सिस्टम है। ये सिस्टम कंट्रोल करता है भावना, याददाश्त, रिश्ते बनाना, मोटिवेशन, डर और लगाव। भावना क्यों विकसित हुई? क्योंकि देखभाल विकसित हुई। माता पिता के निवेश के लिए जरूरी है पहचान, लगाव, याददाश्त और तनाव सहने की क्षमता। एक सरीसृप अपने अंडे छोड़ सकता है, एक स्तनधारी ऐसा नहीं कर सकता। देखभाल के लिए अंदरूनी अनुभव की जरूरत होती है। सर्वाइवल स्ट्रेटजी के तौर पर याददाश्त। स्तनधारियों का जीवित रहना याद रखने पर निर्भर करता है। सुरक्षित जगहें, खाने के सोर्स, सामाजिक पदानुक्रम,
व्यक्तिगत पहचान, याददाश्त सर्वाइवल को रिएक्शन से अनुमान में बदल देती है। दिमाग अमूर्त रूप से तर्क करने के लिए नहीं बल्कि रिश्ते बनाए रखने के लिए विकसित होते हैं। सीखना और प्लास्टिसिटी, स्तनधारी दिखाते हैं न्यूरल प्लास्टिसिटी, व्यवहारिक सीखना, समस्या समाधान और भावनात्मक कंडीशनिंग। ये लक्षण एक जीवनकाल में अनुकूलन की अनुमति देते हैं, न कि केवल पीढ़ियों में। ये जेनेटिक विकास से तेज है। देखभाल सीखने में मदद करती है। सीखना बुद्धिमत्ता को सक्षम बनाता है। डार्विन की अंतर्दृष्टि, देखभाल ताकत से बेहतर है। डार्विन ने देखा कि बच्चों के जीवित रहने की संभावना को बेहतर बनाने वाले गुण अक्सर उन गुणों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जो व्यक्तियों के जीवित रहने की संभावना को बेहतर बनाते हैं। एक शक्तिशाली जानवर जो अपने बच्चों को छोड़ देता है, वह उस कमजोर जानवर से विकास की दौड़ हार जाता है जो उनकी रक्षा करता है। ताकत अस्थायी होती है, देखभाल जमा होती रहती है। वैज्ञानिक निष्कर्ष, दिमाग दुनिया पर राज करने के लिए नहीं बढ़े, वे कमजोरों की रक्षा के लिए बढ़े। बुद्धिमत्ता वहां उभरती है जहां जीवित रहना इन पर निर्भर करता है। याददाश्त, भावना, रिश्ता और निरंतरता। वैदिक विज्ञान में व्याख्या, चैतन्य आंतरिक दुनिया में उतरता है। चेतना बनाई नहीं जाती, ये व्यक्त होती है। वैदिक विज्ञान चेतना को एक आकस्मिक घटना नहीं मानता है, ये चैतन्य को मौलिक मानता है जो खुद को लगातार परिष्कृत रूपों में व्यक्त करता है। जैसे जैसे जैविक जटिलता बढ़ती है, चेतना मात्रा में नहीं बल्कि स्पष्टता में बढ़ती है। सरीसृप जागरूकता, वृत्ति प्रधान अभिव्यक्ति। वैदिक शब्दों में सरीसृप जीवन तमस और रजस से प्रभावित होता है। तमस संरचना और जड़ता देता है, रजस जीवित रहने के व्यवहार को चलाता है, सत्व समन्वय और स्पष्टता न्यूनतम है। जागरूकता तो है, लेकिन यह सीमित है, रिएक्टिव है, वर्तमान पर केंद्रित है। समझ तो है, लेकिन याददाश्त कम है। एक्शन है, लेकिन सोच विचार कम है। ये बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन से मेल खाता है। स्तनधारी जीव, सत्व का उदय शुरू होता है। स्तनधारियों के साथ सत्व बढ़ता है। यह इस तरह दिखता है: भावनात्मक जुड़ाव, याददाश्त की निरंतरता, व्यवहार में लचीलापन और दूसरों को अलग अलग इकाइयों के रूप में पहचानना। यह नैतिकता नहीं है। याददाश्त, स्वयं की निरंतरता। याददाश्त पहचान बनाती है। याददाश्त के बिना समय के साथ कोई मैं नहीं होता। वैदिक दर्शन याददाश्त, स्मृति को आत्म पहचान के लिए एक जरूरी शर्त मानता है। स्तनधारी इस क्षमता को गहराई से विकसित करते हैं। चैतन्य के विस्तार के रूप में सीखना। सीखना रूप के अनुसार जागरूकता का अनुकूलन है। तंत्रिका तंत्र जितना अधिक लचीला होगा, चेतना उतनी ही अधिक व्यक्त हो सकेगी। यही कारण है कि स्तनधारी दिखाते हैं खेलने का व्यवहार, जिज्ञासा, भावनात्मक बारीकियां और सामाजिक जटिलता। खेल चेतना द्वारा संभावनाओं की खोज है। देखभाल सबसे ऊंची जैविक अभिव्यक्ति के रूप में। वैदिक समझ में देखभाल जैविक स्तर पर धर्म को दर्शाती है। नैतिक कानून नहीं, प्राकृतिक कानून। संतान की रक्षा करने से रूप के माध्यम से जागरूकता की निरंतरता बनी रहती है। जहां देखभाल होती है, वहां बुद्धि गहरी होती है। सामाजिक जीवन और सहयोग। उसी बियॉन्ड मैट्रिक्स विश्लेषणात्मक अंदाज में लिखा गया है, पहले वैदिक विज्ञान, फिर समानांतर रूप से विज्ञान और फिर एक अभिसरण। वैज्ञानिक व्याख्या, जब जीवित रहना व्यक्तिगत नहीं रह जाता, अकेले जीवित रहने वाले की सीमाएं। लाखों सालों तक विकास ने व्यक्तिगत गुणों का समर्थन किया, गति, ताकत, छलावरण और प्रतिक्रिया। लेकिन वातावरण और जटिल हो गया। बड़े शिकारी आए, संसाधन दुर्लभ हो गए, मौसमी अनिश्चितता, बढ़ते क्षेत्र। एक निश्चित बिंदु पर व्यक्तिगत अनुकूलन एक सीमा तक पहुंच गया। कोई जीव कितना भी मजबूत या तेज क्यों न हो जाए, जीवित रहने की संभावनाएं स्थिर हो गई। विकास को एक नई रणनीति की जरूरत थी। वह रणनीति सामूहिक बुद्धिमत्ता थी। पैक हंटिंग, तालमेल से ताकत। पैक हंटिंग एक बड़ा बदलाव दिखाती है, अकेले शिकार से मिलकर काम करने तक, सहज पीछा करने से प्लान बनाकर काम करने तक। उदाहरण, भेड़िए शिकार को घेर लेते हैं, शेर हमले के एंगल तय करते हैं, ओरकास लहरों को कोऑर्डिनेट करते हैं, इंसान घात लगाकर हमला करने की रणनीतियां बनाते हैं। पैक हंटिंग के फायदे: स्पीड से ज्यादा टाइमिंग, ताकत से ज्यादा सही जगह और रिफ्लेक्स से ज्यादा बातचीत। इसके लिए चाहिए भरोसा, भूमिका को पहचानना और भविष्य का अनुमान लगाने वाला व्यवहार। दिमाग अब सिर्फ माहौल को समझने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे दिमागों को समझने के लिए भी विकसित होते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम, इंस्टिंक्ट से ज्यादा जानकारी। सोशल प्रजातियां कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करती हैं। आवाजें, इशारे,
चेहरे के हाव भाव, केमिकल सिग्नल, कम्युनिकेशन से ये होता है। खतरे से पहले चेतावनी, शिकार के दौरान तालमेल, रिश्तों को मजबूत करना, बच्चों को व्यवहार सिखाना, ये जेनेटिक मेमोरी से कल्चरल मेमोरी की ओर एक बदलाव है। जानकारी अब व्यक्ति के साथ खत्म नहीं होती। रोल स्पेशलाइजेशन, अंतर से एफिशिएंसी। सोशल ग्रुप्स में लोग सब कुछ करना बंद कर देते हैं, इसके बजाय वे स्पेशलाइज करते हैं। स्काउट्स, शिकारी, गार्ड, देखभाल करने वाले और लीडर्स। स्पेशलाइजेशन ग्रुप की एफिशिएंसी को बेहतर बनाता है लेकिन डिपेंडेंसी पैदा करता है। एक व्यक्ति अब अकेले जिंदा नहीं रह सकता, जिंदा रहना बन जाता है। ये कोऑपरेशन को इवोल्यूशनरी इक्वेशन में लॉक कर देता है। ग्रुप मेमोरी, जीवनकाल से परे ज्ञान। सामाजिक प्रजातियां पीढ़ियों तक याददाश्त बनाए रखती हैं। प्रवासन मार्ग, शिकार की तकनीकें, सामाजिक मानदंड और खतरे की पहचान। यह अब जैविक विकास नहीं है, यह सूचनात्मक विकास है। सीखना प्रवृत्ति पर हावी हो जाता है। जो समूह तेजी से सीखते हैं वे ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं। विकासवादी लाभ, सहयोग जीतता है। अनुभवजन्य साक्ष्य दिखाते हैं सहयोगी समूह आक्रामक व्यक्तियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। परोपकारी व्यवहार समूह के अस्तित्व को बढ़ाते हैं और अत्यधिक आक्रामकता सामाजिक प्रणालियों को अस्थिर करती है। प्राकृतिक चयन निम्नलिखित का पक्ष लेना शुरू कर देता है। सहानुभूति, आत्मसंयम, निष्पक्षता, भविष्यवाणी और नैतिकता नहीं स्थिरता। वास्तव में वैदिक विज्ञान, बुद्धि से संबंधित धर्म, धर्म कानून नहीं है, ये संतुलन है। वैदिक विज्ञान में धर्म को अक्सर नैतिक संहिता के रूप में गलत समझा जाता है। सच तो ये है कि धर्म का मतलब है जो व्यवस्था बनाए रखता है। सामाजिक जीवन में धर्म स्वाभाविक रूप से तब उभरता है जब भूमिकाओं का सम्मान किया जाता है और संतुलन बनाए रखा जाता है। अति को रोका जाता है और सामंजस्य निरंतरता बनाए रखता है। ये थोपा नहीं जाता, इसे खोजा जाता है। जागरूकता स्वयं से परे फैलती है। अकेले जीवों में जागरूकता स्वयं तक सीमित होती है। सामाजिक जीवों में जागरूकता संबंधित हो जाती है। अब जीवित रहना इस पर निर्भर करता है। दूसरों को समझना, व्यवहार का अनुमान लगाना, आवेग को नियंत्रित करना और विश्वास बनाए रखना, ये चैतन्य की एक उच्च अभिव्यक्ति है। प्रभुत्व पर सद्भाव को प्राथमिकता। वैदिक विचार बार बार इस बात पर जोर देता है जो शासक संतुलन बनाए रखते हैं वे फलते फूलते हैं और जो हावी होते हैं वे अपने ही सिस्टम को खत्म कर देते हैं। आक्रामकता अस्थिरता पैदा करती है, अस्थिरता विनाश को न्योता देती है, सद्भाव जीवन को बनाए रखता है। समाज एक जीवित जीव के रूप में। वेद अक्सर समाज को एक शरीर के रूप में बताते हैं। अलग अलग कार्य उद्देश्य के साथ साझा किए गए और आपसी निर्भरता, ये जैविक विशेषज्ञता को दर्शाता है। कोई भी हिस्सा अकेला जीवित नहीं रह सकता। कर्म सामाजिक प्रतिक्रिया के रूप में सामाजिक प्रणालियों में कार्य लहरों की तरह फैलते हैं। व्यवहार परिणाम बनाता है। ये कर्म है, भाग्य के रूप में नहीं बल्कि प्रतिक्रिया के रूप में। जो समूह संतुलन का उल्लंघन करते हैं वे खत्म हो जाते हैं। जो समूह इसे बनाए रखते हैं वे बने रहते हैं। आत्म जागरूकता का किनारा उसी वैदिक विज्ञान से विज्ञान में लिखा गया संश्लेषण संरचना है, दार्शनिक सटीकता और कथात्मक गंभीरता के साथ। आत्म जागरूकता का किनारा, जब अनुकूलन खुद को देखना शुरू करता है। वैज्ञानिक व्याख्या, दिमाग सवाल पूछने लगते हैं। नियोकोर्टेक्स, वास्तविकता की एक नई परत। विकासवादी इतिहास के अधिकांश समय तक दिमाग प्रतिक्रियाशील मशीनें थे। खतरे का पता लगाना और फिर उस पर प्रतिक्रिया करना, सीमित याददाश्त जमा करना। नियोकोर्टेक्स का विस्तार सब कुछ बदल देता है। नियोकोर्टेक्स रिफ्लेक्स के लिए नहीं बना है, ये प्रतिनिधित्व के लिए बना है। ये जीवों को अनुमति देता है परिणामों का अनुकरण करना, कई संभावनाओं को रखना। ये है भविष्य की कल्पना करने की तुलना में कार्रवाई में देरी करना, जो गति के रूप में बुद्धिमत्ता नहीं है, यह मॉडलिंग के रूप में बुद्धिमत्ता है। औजारों का इस्तेमाल, सोच शरीर से बाहर निकलती है और औजारों का इस्तेमाल ताकत के बारे में नहीं है, ये बाहरी सोच के बारे में है। जब कोई जीव औजार का इस्तेमाल करता है, माहौल दिमाग का विस्तार बन जाता है। कारण और प्रभाव समय में आगे प्रोजेक्ट होते हैं। सीखना ट्रांसफरेबल हो जाता है। पत्थर के औजार, छड़ियाँ, नियंत्रित आग, हर एक दूरदर्शिता को शारीरिक रूप देता है। इसके लिए चाहिए एक याददाश्त, एक भविष्यवाणी और एक गलती सुधार। दिमाग मौजूदा पल से आगे सोचना शुरू कर देता है।
प्रतीक पहचान, मौजूदगी के बिना अर्थ। प्रतीक ऐसी चीज को दिखाते हैं जो शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है। पत्थर पर एक निशान, एक इशारा, एक आवाज, प्रतीकात्मक सोच इसकी अनुमति देती है। वस्तु के बिना याददाश्त, बिना कार्रवाई की योजना बनाने और बिना घटना के संचार, ये एक बड़ा बदलाव है। जीव अब सिर्फ वास्तविकता में नहीं रहता, वह वास्तविकता के प्रतिनिधित्व में जीना शुरू कर देता है। योजना और अमूर्तता, समय दिमाग में प्रवेश करता है। शुरुआती योजना एक महत्वपूर्ण छलांग को दर्शाती है। मौसम का अनुमान लगाना और भोजन जमा करना, भविष्य के शिकार का समन्वय करना, जरूरत से पहले औजार तैयार करना। इसके लिए जरूरत है टेम्पोरल इंटीग्रेशन और तत्काल आवेग का दमन, कल्पना किए गए भविष्य का मूल्यांकन। दिमाग अब सिर्फ समय के अंदर नहीं बल्कि समय के पार मौजूद है। लैंड फोर्सेज रिफ्लेक्शन क्रू, जमीनी माहौल अप्रत्याशित होते हैं, कोई उछाल नहीं। मौसम का सामना, अलग अलग तरह की जमीन और लंबा पीछा करना और बचना, जिंदा रहने के लिए जरूरी है। पहले से अंदाजा लगाना, गलतियों से सीखना, व्यवहार में लचीलापन। रिफ्लेक्स काफी नहीं है, सिर्फ सोचने समझने वाली इंटेलिजेंस ही जिंदा रहती है। वैदिक विज्ञान की व्याख्या, बुद्धि जागृत होती है, मन से बुद्धि तक। वैदिक विज्ञान अनुभूति की परतों में अंतर करता है। मन संवेदी प्रसंस्करण और आवेग, बुद्धि विवेक, अंतर्दृष्टि, मूल्यांकन। अहंकार आत्म संदर्भ की भावना। जीवन के शुरुआती दौर में मन हावी रहता है। इस अवस्था में बुद्धि अंतर करती है। जीव प्रतिक्रिया करने के बजाय चुनना शुरू कर देता है। चिंतन, जागरूकता अंदर की ओर मुड़ती है। बुद्धि विवेक का परिचय देती है। यह अनुमति देता है तुलना, निर्णय और परिणाम की पहचान। जागरूकता की जागरूकता, यही वह दहलीज है। चेतना अब केवल बाहर की ओर प्रवाहित नहीं होती है, यह अपने आप पर वापस लौटती है। खुद को देखने वाला, सिर्फ काम करने वाला नहीं। बुद्धि के साथ अनुभव का मूल्यांकन होता है और काम टाला जाता है। सोच उद्दीपन से स्वतंत्र हो जाती है और यह अंदर के देखने वाले का जन्म है। और अभी अहंकार नहीं बल्कि देखने की क्षमता, याददाश्त कहानी बन जाती है। वैदिक विचार याददाश्त को सिर्फ स्टोरेज से ज्यादा मानते हैं। ये पहचान की निरंतरता बन जाती है। इंसान याद करता है क्या हुआ था, क्या हो सकता था, किससे बचना चाहिए। ये व्यक्तिगत इतिहास का बीज बनता है। चिंतन का खतरा, वैदिक ग्रंथ चेतावनी देते हैं। बुद्धि स्पष्टता लाती है लेकिन साथ ही संदेह भी। इच्छा का और मौत का डर। आत्म जागरूकता एक शक्ति है लेकिन बोझ भी। इंसान अब जानता है वह मौजूद है और खत्म भी हो सकता है। निष्कर्ष, विकास रुका नहीं। जब जीवन जमीन पर पहुंचा तो विकास खत्म नहीं हुआ, इसने एक सीमा पार की। पंख पैर बन गए, रिफ्लेक्स याददाश्त बन गई, जीना मकसद बन गया। जो चीज दबाव के हिसाब से केमिस्ट्री के रूप में शुरू हुई थी, अब वह अनुभव से सीखने वाली बायोलॉजी बन गई। ग्रह ने सिर्फ जीवन को जगह नहीं दी, इसने उसे सिखाया। गुरुत्वाकर्षण ने ताकत की मांग की, कमी ने सहयोग की मांग की, अनिश्चितता ने दूरदर्शिता की मांग की। और धीरे धीरे लाखों रुकावटों के जरिए बुद्धि सामने आई, दबदबे के रूप में नहीं बल्कि प्रतिक्रिया के रूप में। जीवन ने खुद को ग्रह के हिसाब से ढाला और फिर कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। बुद्धि ने बदले में ग्रह को आकार देना शुरू किया। जंगलों ने वातावरण को बदल दिया, जानवरों ने इकोसिस्टम को इंजीनियर किया, दिमाग ने माहौल को फिर से व्यवस्थित किया। विकास दो तरफा हो गया। इस बिंदु पर जीवन अब सिर्फ अनुकूलन नहीं कर रहा है, वह हिस्सा ले रहा है। अब इस सवाल से बचा नहीं जा सकता, क्या विकास ने चेतना को जन्म दिया जटिलता के एक आकस्मिक परिणाम के रूप में, या क्या चेतना ने विकास का इस्तेमाल किया अभिव्यक्ति के एक तरीके के रूप में? अगले एपिसोड में हम अब तक की सबसे परेशान करने वाली संभावना का सामना करेंगे। क्या वह जागरूकता जीवन का उप उत्पाद नहीं है बल्कि उसका लक्ष्य है? शरीर एक बनाए रखी गई स्थिति के रूप में, यह वैदिक दृष्टिकोण आधुनिक विज्ञान से मेल खाता है। कोशिकाएं लगातार मरती हैं और नई बनती हैं, अणु बदले जाते हैं, ऊर्जा लगातार बहती रहती है, फिर भी पहचान बनी रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीवन पदार्थ नहीं है, ये समय के साथ बनाए रखा गया संतुलन है। वेदों ने हजारों साल पहले इसे पहचान लिया था। रूप तभी तक मौजूद रहता है जब तक संतुलन बना रहता है। Thank you for watching. I hope you like our video. Please don't forget to like and subscribe for amazing content. Join us for the search of truth.